अच्छा भाई, फर्स्ट अभी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप कंफर्म कर दें कि आपको स्लाइड शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है। उसके बाद आप ये कंफर्म कर दें कि आपको लास्ट वीक के सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, क्योंकि बारिश की वजह से लाइव लेक्चर नहीं हो पाया था लास्ट वीक, तो मैंने आपको तीनों क्लासेस के लेक्चर भेजे थे कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो आपको उन सारी पढ़ाइयों में अगर कोई मसला है तो मुझसे पहले क्लियर कर लें, ताकि इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें कि पुरानी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है। हाँ भाई, पूरी क्लास को खुली इजाज़त है कि पहले वो क्लियर कर ले कि आपको ये जो लास्ट वीक हमने पढ़ा था, अगर मैं याद दिलाऊं तो लास्ट वीक हमने जनरल गैस इक्वेशन के नुमेरिकल ख़त्म किए थे। वालेकुम सलाम, जो लोग भी सलाम कर रहे हैं वालेकुम सलाम। तो लास्ट क्लास में जनरल गैस इक्वेशन के नुमेरिकल हमने ख़त्म किए थे, केस 1 केस 2 के तफसील से। उसके बाद हमने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड तकरीबन कर लिया था, एक हेडिंग रह गई है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे क्वेश्चन कर लो। अच्छा शायान, तुम्हारे लिए शायद मैंने ये बात की थी कि ग्राम्स लॉ नया टॉपिक है, यहाँ से आगे समझ में आना चाहिए। और उससे पहले के जो लेक्चर हैं वो आपको सरगनी से दिलवा दूंगा मैं, आप ले लेंगे। और उसके बाद आप वक्तन, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स हैं जाहिर सी बात है नए चैप्टर्स हैं, उनमें तो मसला होगा नहीं, तो आप वक्तन फ़वक्तन उसको पढ़ते रहें और मुझसे ग्रुप में डिस्कस करते रहें व्हाट्सएप के या अलग से, ताकि आप सबके बराबर आ जाए। ग्राम्स लॉ का रिव्यू दे देता हूँ मैं अभी। अपना बाकट थोड़ा सा वेट कर लें, ग्राम्स लॉ का भी रिव्यू देता हूँ मैं। फाइल्स क्यों नहीं ली? मैंने तो रिकॉर्डिंग भेजी थी। रिकॉर्डिंग में क्या है, आधे घंटे की रिकॉर्डिंग तो इंसान कभी भी देख सकता है, तो क्यों नहीं देखी आपने? ग्राम्स लॉ की कोई क्लास थोड़ी थी, ग्राम्स लॉ तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा है। नहीं, मैंने किसी दिन कोई लेक्चर नहीं पढ़ाया, मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजे हैं आपको। 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले होंगे आपको। 2 लेक्चर मिले होंगे आपको किस दिन, फ्राइडे को और एक सैटरडे। रिकॉर्डेड लेक्चर सारे भेजे हैं मैंने, कुछ नहीं पढ़ाया था लाइव लेक्चर में, उस दिन क्लास ही नहीं हुई थी। तो मैंने आपको टोटल 3 रिकॉर्डेड लेक्चर भेजे थे। 2 भेजे थे फ्राइडे को, एक थर्सडे का था और एक फ्राइडे का था, और सैटरडे का अलग से भेजा था। अगर नहीं देखा इतने दिनों में तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सारी एफर्ट तो फिर मेरी बेकार हो गई। नहीं, जिन्होंने देखा लेक्चर उनको समझ में कोई बात नहीं आई, वो एक अलग बात है कि चलो आपने देखा, कोई बात तंग कर रही है। पर किसी ने जहमत ही नहीं की रिकॉर्डेड लेक्चर देखने की, तो ये ज़रा अफसोसनाक है, ये तो गलत हो जाएगा ना कि आपने देखा ही नहीं। 4 दिन में, आपको 5 दिन में टाइम नहीं मिला आधा घंटा निकालने का कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें। चले, तो बहरहाल मैं ग्राम लॉ का रिव्यू दे रहा हूँ, और रिव्यू देने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? चलें जी, ग्राम लॉ का रिव्यू ले रहे हैं हम। तो ग्राम लॉ ये कहता है कि दुनिया की जितनी भी गैसेज हैं सब डिफ्यूज कर सकती हैं। टेस्ट अफान सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सैटरडे के लेक्चर में आपको टेस्ट का प्रोसीजर, सिलेबस सब बताऊंगा। अच्छा भाई, तो ग्राम कहता है कि दुनिया की तमाम गैसेस डिफ्यूज कर सकती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती हैं, पर उनकी ट्रेवल करने की स्पीड बराबर नहीं। ठीक है भाई, ग्राम का मानना यह है कि तमाम गैसेस डिफ्यूज करेंगी, तमाम गैसेस चलेंगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, और उनका चलने का, उनकी जो चलने की स्पीड है वो बराबर नहीं है। भले उनकी कंडीशन सेम कर दें, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल, जो जो आपने पढ़े थे, तमाम कंडीशन भले सेम कर दें, उनकी स्पीड बराबर नहीं होगी। कोई जल्दी फैलेगी गैस, कोई देर से फैलेगी। मिसाल के तौर पे आप कमरे में एक जगह पे बैठे हुए हैं और
डोर से एक गैस स्प्रे की सेम कंडीशन में, और टाइम आपसे कहा कि जैसे ही आपको स्मेल आया आप टाइम नोट करें, और इसी तरह अगले दिन उसी कमरे में दूसरी उन्हीं हालात में दूसरी गैस स्प्रे की और आपसे बोला कि जैसे ही स्मेल आए टाइम नोट करें, तो दोनों जो टाइम आएंगे ना वो अलग अलग आएंगे। दोनों गैसेस की आपके नाक तक पहुंचने का जो टाइम है वो अलग अलग होगा, दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, भले कंडीशन क्या हो सेम हो। और ग्राम इसकी वजह क्या बताता है कि वजह ये है कि ये जो गैस का ट्रेवल करने का या मूव करने की स्पीड है ये डिपेंड करती है उनके मॉलिक्यूलर मासेस पे या डेंसिटी पे। और क्योंकि दुनिया की हर गैस का मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी एक दूसरे से अलग है, लिहाजा उनकी स्पीड भी बराबर नहीं। ये हो गई बात इंट्रोडक्शन की। फिर उसने तफसील से बात बताई, उसने कहा कि भाई मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी का मतलब होता है वजन। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वजन ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा उसको चलने में मुश्किल होगी, जिसको चलने में मुश्किल होगी उसकी स्पीड कम होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी कम होगी वो लाइटर होगी, हल्की होगी, लिहाजा वो तेज चलेगी। तो रिलेशन कैसा दिख रहा है? इनवर्स दिख रहा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसकी स्पीड ज्यादा। तो रिलेशन कैसा दिख रहा है? इनवर्स दिख रहा है। हाँ भाई, रिलेशन कैसा दिख रहा है? इनवर्स। तो अगर किसी को इनवर्स का रिलेशन लिखना नहीं आता तो इनवर्स में कैसे लिखते हैं भाई? कि जो राइट साइड वाली चीज होती है इनवर्स में वो अपॉन में लिखते हैं। जैसे बॉयज लॉ में प्रेशर अपॉन में लिखते थे 1/P। अच्छा, अब एक बात मैं और क्लियर कर दूं, स्लाइड में दिख भी रही है आपको कि स्पीड का दूसरा नाम रेट है, और केमिस्ट्री स्पीड की जगह रेट का वर्ड इस्तेमाल करती है, जिससे आपको घबराना नहीं है, तर्जुमा एक ही है दोनों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। तो रिलेशन कैसा हो गया? इनवर्स। तो ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में मिल रहा है। स्टेटमेंट मैंने यही लिखवाई थी आपको, अगर आप कॉपी देखें तो स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाई थी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अच्छा, ये जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग ली है उनको याद होगा कि स्क्वायर रूट को मैंने अलग से समझाया था, वो लॉ से हट कर है। पहले आप लॉ समझ लो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी स्पीड ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी से कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जिसकी डेंसिटी कम उसकी स्पीड ज्यादा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी स्पीड कम। हाँ, हम ब्रेक लेते हैं अभी, बिल्कुल अजान नमाज का ब्रेक लेंगे अभी हम, टेंशन ना ले। अभी अजान हो रही है, इसका ब्रेक ले लेते हैं। पर अभी ब्रेक लिया नहीं है मैंने, अभी ले लेता हूँ मैं। अच्छा भाई, सबको ये बात क्लियर हो गई कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी से कैसा रिलेशन है? इनवर्स। साइन एटा तो इक्वल आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के प्लेस किया, डी यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, रूट लेने का रीजन मैंने क्या समझाया था, मैं याद दिलाता हूँ। जिन्होंने बॉयज लॉ नहीं पढ़ा उनको बाद में क्लियर होगा, बॉयज लॉ पढ़ने के बाद। जिन्होंने बॉयज लॉ पढ़ा हुआ उनको क्लियर हो जाएगा। मैंने ये पढ़ाया था कि जब आप ग्राफ बनाएंगे, बॉयज लॉ याद दिलाता हूँ, मैं बॉयज लॉ तक पहुंच जाता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप ग्राफ बनाएंगे बॉयज लॉ का, तो बॉयज लॉ का ग्राफ आपने ये देखे, ग्राफ सामने आ गया कि बॉयज लॉ में वाई एक्सिस पे वॉल्यूम था और एक्स एक्सिस पे 1/P था, वो आपकी कॉपी पर भी होगा। तो हमने कहा था कि जहाँ पे रिलेशन इनवर्स होता है वहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और उसको ओरिजिन से गुजरना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट होगा वहाँ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से गुजरना चाहिए। फिर चार्ल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पे ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो, स्ट्रेट लाइन का वो वैलिड ग्राफ नहीं है और लॉ वैलिड नहीं है। तो ग्राम आपकी को तफसील से बुक डिस्कस नहीं कर रही, लिहाजा पेपर की टेंशन तो नहीं है। तो ग्राम आपसे ये कहता है, जी जी चैप्टर 2 चल रहा है शायद। तो ग्राम आपसे चैप्टर 1 अभी मैंने नहीं पढ़ाया, चैप्टर 2 से ही शुरू किया था। तो ग्राम आपसे ये बात कहता है कि भाई तफसील से बुक डिस्कस नहीं कर रही, पर मैं आपको बता रहा हूँ ग्राम ये बात कर रहा है कि अगर आप डी को रूट के बगैर लेंगे
तो जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर डायरेक्ट बिल्कुल टिका के बाद याद रखेंगे तो भूलेगी नहीं कि अगर आप ग्राम का लॉ रूट के बगैर पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, तो सब परफेक्ट होगा। ग्राफ तक जब पहुंच जाएंगे आप, जो कि बुक में डिस्कस नहीं है, जब आप ग्राफ पे पहुंचेंगे और ग्राफ आप बनाएंगे डायरेक्ट रिलेशन वाला, यानी 1/d वाला, तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, पर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, लिहाजा लॉ की ऐसी की तैसी लग जाएगी। लेकिन अगर आप डी को रूट में ले लेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से भी पास हो जाएगा। लिहाजा लॉ की वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि ग्राफ के डेंसिटी को नॉर्मल फॉर्म में लेने के बजाय रूट में लिया जाए, ताकि जब ग्राफ बनाया जाए तो वो कहां से पास हो, ओरिजिन से। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई यहाँ रूट क्यों ले रहे हैं, तो आप तगड़ा जवाब दो, छोटा सा एक लाइन का, कि अगर आप रूट नहीं लेंगे तो जो ग्राफ बनेगा आर का और 1/d का, आर का और 1/d का, वो स्ट्रेट लाइन होगा, पर वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ बनाएंगे आर का 1/√d के साथ, तो वो स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ओरिजिन से भी पास होगा। लिहाजा डेंसिटी को रूट में लेना जरूरी है, और इसीलिए आपको यहाँ रूट में वो दिख रहा है। तो मैथमेटिकल फॉर्म बन गई R√d=k। उसके बाद हमने इसको कंपैरिजन कर लिया, यहां तक पुराना काम था, यहां पे रोक दूंगा मैं, फिर ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। बिल्कुल फायदा अभी लेते हैं भाई, ये इस स्लाइड के बाद ब्रेक लेते हैं। इस स्लाइड के बाद नमाज का ब्रेक लेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद हम नई पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ तक सबको सवाल करना अलाउ है, नमाज के बाद आप आएंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे इसके बारे में भी। अच्छा, फिर कंपैरिजन का मतलब मैंने बताया था, कंपेयर का मतलब होता है रेशो। कंपेयर का मतलब होता है रेशो। कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कंपेयर, रेशो लेना है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, यानी R/R का। तो R/R का रेशो लेने के लिए आपने क्या किया कि मैथमेटिकल फॉर्म को पहले अप्लाई किया गैस ए के लिए, फिर अप्लाई किया गैस बी के लिए। बिल्कुल वही काम किया जो मैथमेटिकल फॉर्म में किया। गैस ए के लिए किया तो ए लिख दिया, बी के लिए किया तो बी लिख दिया। दो इक्वेशन आ गई, उनको कंबाइन किया। कंबाइन करने पे क्या सिखाया था मैंने कि जो चीज कॉमन होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो रिकॉर्डिंग फिर से देखेंगे आज के लेक्चर के बाद। याद रखें, मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ ये सब रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर में बोल चुका हूँ, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप दोबारा एक दफा सुनेंगे आपको ऑल क्लियर होगा। तो आपने इनको कंबाइन किया, कंबाइन करने से के गायब हो गया जो कॉमन था, और इसके बाद आपके पास अगली के गायब होने के बाद इक्वेशन आ गई RA/D=RB/dV। यहाँ से दोनों आर एक तरफ ले लिए, दोनों डी एक तरफ ले लिए। दो अलग अलग रूट लेने के बजाय एक ही रूट में लिख दिया, और फिर डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसमें मास मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है डेंसिटी के साथ मॉलिक्यूलर मास। वहां से हमने प्लेस कर दिया डीबी की जगह पे MB/VB, और डीए की जगह पे MA/VA। और फिर मैंने आपको रिकॉर्डिंग में ये बात पढ़ाई थी कि क्योंकि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है, क्योंकि कंडीशन सेम है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ अंडर सिमिलर कंडीशन, इसका मतलब है दोनों का वॉल्यूम सेम है, लिहाजा VA और VB करने का कोई तुक नहीं बनता। तो V/V कर दिया, वॉल्यूम सेम है तो V रह गया, V से V कैंसिल हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो अब आप नमाज का ब्रेक ले लें, और इन दोनों स्लाइड्स को एक दफा देख लीजिएगा। दोनों एक साथ स्लाइड में नहीं दिखा सकता। आप नमाज ब्रेक से वापस आए, इन दोनों स्लाइड को मुझे कंफर्म कर दें आप कि यहाँ तक क्लियर है, तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। चलिए, नमाज का ब्रेक है 5 से 10 मिनट का, नमाज पढ़ के आते हैं। इसलिए कि दोनों का आराम वॉल्यूम सेम था, इसलिए VA और VB नहीं किया। अगर VA और VB करते तो इससे सेंस आता कि दो अलग अलग वॉल्यूम है, VA कुछ और है, VB कुछ और है। फाइल मैंने 10 मिनट दे दिए, ठीक है। तो VA और VB दोनों क्योंकि सेम है, लिहाजा उनको अलग अलग शो करने की जरूरत नहीं। चले नमाज के बाद अब बात करें।
अच्छा भाई, सॉरी यार, नमाज के बाद मेरी वापसी में देर हो गई क्योंकि मैं 2-3 तरह के नेट है, किसी तरह का नेट काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या मसला हो गया था, लाइट गई थी उस वजह से। तो माजरत भाई, कभी ऐसा हो जाता है। मैं हालांकि मैं 2-3 नेट रखता हूँ कनेक्टिविटी के साथ बहरहाल, तो कभी कभार चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। अच्छा भाई, अब ये क्योंकि हमारे पास टाइम ज़ाया हो गया, 15 से 20 मिनट हमारे पास हैं, तो हम इस लॉ को आज ख़त्म करना चाहते हैं। तो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो काइंडली रिवाइज करवा लें, ताकि फिर मैं इसकी आखिरी हेडिंग भी मैथमेटिकल है और उसके बाद हम लॉ को ऑफिशियली एंड करें। यहाँ तक अगर कुछ भी मसला है तो चैट बॉक्स में बता दें। जी भाई, फर्स्ट है B1, आपसे बात हो रही है मेरी। तो मैं एक दफ़ा इसको रिव्यू दे रहा हूँ दोबारा से। हमने अप्लाई किया किस किस के लिए भाई? गैस ए के लिए पहले। जब गैस ए के लिए अप्लाई किया, आर और अंडर रूट डी ए में कैसा रिलेशन है इनवर्स, फिर साइन हटा तो इक्वल आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के आ गया, और अंडर रूट डी ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आर ए अंडर रूट डी इक्वल टू के इक्वेशन बना दी। देन हमने ग्राम्स लॉ दोबारा लगाया, आर बी का अंडर रूट डी बी के साथ रिलेशन बनाया, यहाँ पे साइन हटा इक्वल आया, कांस्टेंट आ गया। यहाँ तक का काम आपकी कॉपी में होना चाहिए क्योंकि ये मैंने रिकॉर्डिंग में भेजा हुआ है। कांस्टेंट फिर क्या आ गया, अंडर रूट डी बी डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आर बी अंडर रूट डी बी इक्वल टू क्या आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, के कॉमन था, गायब हो गया, तो आर ए अंडर रूट डी ए बराबर आ गया आर बी अंडर रूट डी बी के। फिर यहाँ दोनों आर एक तरफ ले लिए, आर भी मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया, डी ए मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने दोनों को कॉमन रूट में लिख दिया, जो बड़ा सा डार्क रूट लिखा हुआ ये कॉमन रूट है, दोनों को कॉमन रूट में लिख दिया हमने, तो अंडर रूट हो गया डीबी अपॉन डी ए। यहाँ पर आके जो आखिरी स्टेप है, बस यहाँ सुनने की बात थी, बाकी सब केमिस्ट्री तो है ही नहीं है, मैथमेटिक्स चल रही थी। अब केमिस्ट्री आई छोटी सी कि हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन कह रहा है कि डेंसिटी भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला तो ये बन गया, मैं डार्क कर रहा हूँ, डेंसिटी वाला फॉर्मूला तो ये बन गया जो हमें चाहिए था। रेशो चाहिए था, रेशो का मतलब डिवाइड चाहिए था, वो मिल गया। अब एक फॉर्मूला हम चाहते हैं कि हम मॉलिक्यूलर मास वाला भी बना लें, तो उसके लिए हमने डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास हमने कौन सा वाला लिया, मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूले में आ गया, ऊपर बी है तो एम बी अपॉन वी बी, और नीचे ए है तो एम ए अपॉन वी आ गया। तो मैं गौर से सुने, मैंने क्या बोला, एम बी अपॉन वी बी, और डिवाइड में आ गया एम ए अपॉन बी, और ये कॉमन रूट में है, ये बड़ा वाला रूट बना हुआ है, कॉमन है, ठीक है, वो मैं इस तरह ही बना पाया हूँ, आपने जब कॉपी करना है तो ये कंबाइन रूट है। अब यहाँ पे वी ए और वी बी दो अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम शो हो रहे हैं, हालांकि शुरू में टॉपिक बोल रहा है कि कंडीशन सेम कर दी है। कंडीशन सेम होने का मतलब है कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, प्रेशर सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है। अगर हम वी ए और वी बी लिखेंगे तो सेंस क्या आएगा कि वी ए अलग है और वी बी अलग है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, लिहाजा हमने ए और बी हटा दिया, तो ये वी अपॉन बी हो गया। अब वी अपॉन यानी एम बी अपॉन बी हो गया और एम ए अपॉन बी हो गया। अब क्योंकि दोनों भी हैं, वी से बी क्या हो गया, कैंसिल, तो वी से बी कैंसिल हो गया, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा आ गया, जेट इज क्या, आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए, जिसको हमने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। अब क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में मैं आपको दे चुका हूँ, तो कॉपी करने का टाइम इसके लिए नहीं दे सकता, क्योंकि ये मैंने रिकॉर्डिंग में लेक्चर दिया हुआ है, ये आपकी ईमेल पे होगा लाजमी, जिन्होंने नहीं देखा उनको लाजमी मिलेगा, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग दी लिखी हुई है वो वहां से देख सकते हैं, तो यहाँ तक का कॉपी आपका होना चाहिए। अब स्टिल कोई परेशानी है तो बता दें, 10 से 15 मिनट में हम आखिरी एडिटिंग करेंगे, ताकि आप जो है वो काम आज लॉग का कंप्लीट करें। चले, यहाँ तक स्टिल कोई परेशानी है तो मुझे बता दें। जो लोग क्लास में नए आए हैं, पुराने आए, बाकर आपको भी क्लियर होना चाहिए, और जो एक और बंदा नया आया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, सबको क्लियर होना चाहिए। इसलिए कि कंडीशन सेम है फाइल्स, शुरू में वो पढ़े, आप स्टेटमेंट पढ़े जरा इसकी।
स्टेटमेंट में 5 लिखा हुआ अंडर सिमिलर कंडीशंस, ढूंढ मिले देखें जरा स्टेटमेंट देखें इसकी, उसमें लिखा हुआ अंडर जो जो लॉ है उसकी शर्त यह है कि कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो कंडीशन सेम होंगी तो उसमें वॉल्यूम भी शामिल है, तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए। डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास सिर्फ दो ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया में हर गैस की अलग है, वो सेम हो ही नहीं सकती, इसीलिए जो है ये सेम नहीं है। एम मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस करवाना चाह रहा है, तो एम जो है वो मास नहीं है, मॉलिक्यूलर मास। हाँ भाई फर्स्ट ईयर B1 वालों कोई परेशानी? हाँ मास ही मास अपॉन वॉल्यूम तो होता है, पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है। लेकिन क्योंकि जो ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन है इसमें हम कौन सा वाला मास कंसीडर करते हैं? मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए हमने नॉर्मल मास लेने के बजाय मॉलिक्यूलर मास से रिप्लेस किया। हाँ तो देखो ये मॉलिक्यूलर मास मास अपॉन मोल होता है ना, और मोल कंडीशन में सेम ले लिया, तो मोल कंडीशन में सेम ले लिया तो मास और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, यानी एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं, ये मोल तो सेम है, तो मास और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन डायरेक्ट है, तो जो बिहेवियर मास का होगा वही मॉलिक्यूलर मास का होगा। क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है, पर सोचना बहुत अच्छी बात है कि आपने सोचा चीजों पे, वेरी नाइस। अब देखो एक फॉर्मूला हमने डेंसिटी का बना लिया जो न्यूमेरिकल में सवाल करना है हमने, और एक फॉर्मूला हमने मॉलिक्यूलर मास का बना लिया। आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए, क्लियर हो गया सबको? आर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि फैलने की रफ्तार, उर्दू में भी बात कर रहा हूं मैं। एम मॉलिक्यूलर मास है और डी डेंसिटी है, रिलेशन इनवर्स है, ये मैंने सैकड़ों दफा आपको अब रिपीट कर दिया। जहन में आपने ये रखना है कि उल्टे हाथ पे अगर ए ऊपर होगा तो सीधे हाथ पे देखो ए नीचे होगा, आर ए अगर ऊपर है तो एम ए नीचे है, आर बी अगर नीचे है तो एम बी ऊपर है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चले आखिरी हेडिंग आ गई, अब ये आखिरी हेडिंग है, 5-7 मिनट में समझाऊंगा, फिर आप इसकी वो ले लेना, स्नैप ले लेना, तस्वीर खींच लेना और इसको फिर कॉपी करके रखना कल, ताकि कल का टाइम बचे हमारा, ठीक है भाई? अभी इसको समझने पे आप जोर दें। बल्कि मैं ग्रुप पे ना इसकी पिक लेके ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि कोई अगर नहीं ले पाएगा, हो सकता है कोई मोबाइल में देख रहा हो तो वो नहीं ले पाएगा, तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप कल के लेक्चर से पहले कॉपी कर लेना। अभी समझने पे जरा जोर दे देते हैं ताकि 5 से 7 मिनट में समझ में आपके आ जाए। देखो भाई शुरू करते हैं। हेडिंग का नाम है एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इससे पहले केएमटी से जब हमने एक्सप्लेन किया था, आप में से 90% लोग थे, तो उसमें जो हमने एक्सप्लेन किया था वो एक्सप्लेन किया था हमने थ्योरी से, अगर आपको याद हो तो हमने एक्सप्लेन किया था थ्योरी से। इस एक्सप्लेनेशन की अच्छाई कहता हूं मैं तो, इसकी अच्छाई ये है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकल होने से फायदा ये है कि लोगों को ये क्लास में याद हो जाती है। आप अभी सही से पढ़ेंगे आपको अभी याद हो जाएगी, तो बाद में याद बात करने का चक्कर ही नहीं रहता। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आखिरी पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। जो लोग शुरू में नहीं थे उनको रिकॉर्डिंग लेक्चर यकीनन मिल जाएगा, और जो शुरू में थे उनको मैं दिखा रहा हूँ ताकि उनको भरोसा हो जाए बात पर, कॉपी पे भी मिल जाएगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से कैसा रिलेशन है डायरेक्ट। ये आखिरी पॉइंट में आपको दिख रहा है पूरी क्लास। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन हो गया डायरेक्ट। अब वापस आते हैं, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है, ये केएमटी से आया, केएमटी ऐसा बोलता है। अच्छा फिजिक्स में आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम बी स्क्वायर,
तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पे जो ये v है ये स्मॉल v है और ये वेलोसिटी है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी में जो v होता है ये क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो स्मॉल v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का दूसरा नाम होता है स्पीड, और स्पीड का तीसरा नाम रेट। हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे पास v का नाम है रेट। v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, यानी स्पीड का नाम क्या है, रेट। तो आपको जहन में रेट रखना, ये v दिख रहा है वेलोसिटी पर, आपके जहन में रेट चलना चाहिए। अच्छा, साइन हटता इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है, तो साइन हटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा, इक्वल आया, कांस्टेंट के आ गया, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ गया के टी के। मैथमेटिक्स से चल रही है, केमिस्ट्री कम है, मैथ ज्यादा है, ठीक है। कहीं कहीं केमिस्ट्री आएगी, मैथमेटिक्स ज्यादा है। तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर आ गया के टी के। टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो एम बी स्क्वायर बराबर आ गया टू के टी के। फिर एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो v स्क्वायर बराबर आ गया टू के टी। पेपर के लिए जहन में कैसे रखोगे, क्या करना है, हमें v को सेपरेट करना है। v है स्पीड यानी कि रेट, हमें इसको सेपरेट करना है, तो रट्टे से बच जाओगे। वरना ये रट्टा मारोगे कि ये उधर ले जाना है, वो उधर, बस सब कुछ उधर लेके जाना है, v को अलग करना है, क्योंकि v यानी कि वेलोसिटी यानी कि रेट, उसको अलग करना है। तो m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो गया, तो टू के टी अपॉन एम आ गया v स्क्वायर। अब क्योंकि हमें v, अगर मैं आपको स्टेटमेंट वापस याद दिलाऊं, तो स्टेटमेंट में अगर आप देखो मेरे भाइयों, स्टेटमेंट में r का वर्ड है, यानी रेट का, r का स्क्वायर नहीं है स्टेटमेंट में। अगर आप गौर करो तो r का स्क्वायर नहीं बल्कि r है। जी के कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल वाला, जैसे हमेशा होता है, जैसे बॉयज लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में, ग्राम्स लॉ में भी क्या आया था, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी वाला। तो इसका मतलब है कि r के साथ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो v के साथ ये जो स्क्वायर आ रहा है ना, खत्म करना है। तो मैथ्स आपको पढ़ाती है कि जहां पे स्क्वायर खत्म करना हो वहां रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दिया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने से क्या हुआ कि v का रूट स्क्वायर खत्म हो गया और सीधे हाथ पे एक बड़ा सा रूट आ गया जो सब पर है। ये बात सबको क्लियर हो गई? कहाँ चले गए? चलो भाई, ये बात सबको क्लियर हो गई। तो स्क्वायर रूट लेने से v का स्क्वायर खत्म हो गया, v रह गया, और रूट आ गया बड़ा सा टू के टी अपॉन एम पे। फिर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है, देखिए अगर हाईलाइट किया मैंने, अगर आपको दिख रहा है तो हाईलाइट में मैंने ये क्या शो किया है कि d बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पहले भी बात हुई है। तो यहाँ से मास बराबर हो जाएगा d इंटू वी, वी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास बराबर हो जाएगा d इंटू वी। तो जहां पे मास लिखा हुआ है वहां लिख देंगे d इंटू वी। तो ये अंडर रूट पे टू के टी वैसे ही रहा, और m की जगह पे आ गया d इंटू वी। अब जो स्टेप्स हैं दो तीन ये तगड़े हैं, और ये मैं भले रिपीट भी करूंगा कल, पर यहां तक रिपीट नहीं होगा कल, यहां तक जो है ना टाइम बचाना है हमने, यहां तक रिपीट नहीं होगा। इसके बाद के जो दो तीन स्टेप है ये भले मैं रिपीट भी कर दूंगा क्योंकि ये तगड़े हैं। अब देखो भाई, मैथमेटिक्स ज्यादा है, बायोलॉजी वाले जो है वो कंसंट्रेट करें, मैथमेटिक्स वाले अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो उनको मैथमेटिक्स वाला होने का बोलना बुरा लगेगा। अब देखो भाई, अब ये जो टू के टी अपॉन डीवी है, मास की जगह डीवी आ गया, तो टू के टी अपॉन डीवी जो आपको दिख रहा है, ताकि एम की जगह पे रिप्लेस करें ना, इस वजह से किया है। मास की जगह पे डी लेकर आना है ना, हमें फॉर्मूले में डेंसिटी लेकर आना है, इस वजह से किया है। रूट सब पर है ये, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है टू के टी अपॉन एम था, अब एम की जगह डीवी आ गया तो ये पूरे पर है, टू के टी अपॉन डीवी पे रूट है। अब यहां समझना है आपने कि जो टू के टी, सुनना गौर से, टू के टी अपॉन डीवी में से डी के अलावा सब कांस्टेंट है। टू जो है वो नंबर है, नंबर्स आर कांस्टेंट, के आया है कांस्टेंट, आपको पता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम इस वजह से कांस्टेंट है क्योंकि कंडीशन कांस्टेंट है, मैंने आज के लेक्चर में 5-6 दफा ये बात बताई है।
कि कंडीशन कांस्टेंट होने की वजह से मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के अलावा सब कांस्टेंट है। तो 2kT/dV में d के अलावा सब कांस्टेंट है। और मैथ्स कहती है कि कांस्टेंट को रूट में नहीं लिखते, मैथमेटिक्स कहती है कि कांस्टेंट को रूट में नहीं लिखते। इसीलिए मैंने कहा था मैथ्स वालों को आसानी होनी चाहिए, बायोलॉजी वाले तवज्जो से सुने। तो कांस्टेंट को रूट में नहीं लिखते, इसका मतलब है कि पहले रूट सब चीजों पे था, अगले स्टेप में रूट को सिर्फ डी के साथ लगा दिया, बाकी चीजों से हटा दिया, क्योंकि कांस्टेंट को रूट में नहीं लिखते। बस ऑफ कर रहे हैं हमारे 1 मिनट, ये 2 मिनट में। तो आखिर के 3 स्टेप तो मैंने वैसे भी इसलिए कि कांस्टेंट का रूट भी फाइज कांस्टेंट ही आता है ना, तो उसको रूट में लिखना इलॉजिकल है बड़ा। मिसाल के तौर पे अगर कोई √16 छोड़ देगा तो आप हंसेंगे ना, आप बोलेंगे यार 4 लिख दो, √16 क्यों लिख रहे हो। कोई √9 छोड़ देगा तो आप बोलेंगे यार क्या कर रहे हो, √9 क्यों लिख रहे हो, 3 लिखो। कोई √8 छोड़ देगा तो आप बोलेंगे यार 8 का कैलकुलेटर से रूट लेके वो लिखो ना, √8 क्यों छोड़ दे रहे हो। तो कांस्टेंट को रूट में नहीं लिखते, क्योंकि उसका रूट जो आता है वो भी कांस्टेंट आता है, तो आप रूट ले लो। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो 2kT/dV में से d के अलावा सब चीजें कांस्टेंट है, उनको रूट से बाहर निकाल दिया, और d रूट के अंदर अंदर आपको दिख रहा है। अब क्योंकि आपकी मैथ्स की क्लास है तो यहाँ पे मैं बात तो रोक रहा हूँ, यहाँ तक जो है मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया। हाँ, जनरल सा एक रिव्यू दे सकता हूँ, किसी को मसला हो तो एक अलग बात है कि वो मैं रिपीट कर दूं। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर ले, ताकि क्लियर करके लेक्चर एंड करें पूरी क्लास। मैं आपको इसके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा पिक, आप कॉपी करके रखना। इसका आखिर के 3 स्टेप में रिवाइज कर दूंगा, बाकी सारा सीधा सीधा है, वो समझ में आना चाहिए। कॉपी की टेंशन नहीं लो, वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा अभी तक इसकी पिक लेके, क्योंकि आपकी मैथ्स की क्लास है तो वो अच्छी बात नहीं है कि आप लेट पहुंचे वहां। तो शुरू आखिर के 3 स्टेप के अलावा सब क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मसला होता है तो ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे। आखिर के 3 स्टेप रिवाइज करके कल हम नुमेरिकल करेंगे, कोई छुट्टी ना करे। कल से मुराद है सैटरडे, कल तो छुट्टी है 14 अगस्त की, और सैटरडे को इसके हमने नुमेरिकल करने हैं जबरदस्त तरह के। तो रेगुलर रहना है, छुट्टी नहीं करनी, और कैलकुलेटर लेके बैठना है ऑन सैटरडे। क्लियर है सबको। बाकी ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट पे समझा भी दूंगा अगर कोई छोटा मोटा कहीं मसला आपको हो। नहीं, कल ऑफ है अपना आराम, कल ऑफ है 14 अगस्त की, ऐसे तो सैटरडे को मुलाकात होगी वापस। कोई छुट्टी ना करे, रेगुलर रहना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।